जय हिंद दोस्तों। आज कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परीक्षा में पूछे जाने वाले 2 नंबर वाले 2 अंक वाले प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए। जैसा कि हम कॉन्सेप्ट पार्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट भाग 1 में देख चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को, तो यहाँ पर पुनः हम देख लेते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और v दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जैसे कि हमने समझाया था इसको, जहां पर r का मान क्या होता है, ग्रेटर r 0 होता है, 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, लेकिन वह b से छोटा होता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं जहां q क्या होता है, कोसेंट होता है, भागफल होता है, r क्या होता है, रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, संख्याओं 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे कि हमें 26 दिया गया है यहाँ पर और 91, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकाल सकते हैं। 26 में हम सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का, तो कितने बार जाएगा, 13 बार। फिर हम 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का ही जाएगा, तो 1 बार जाएगा। तो इस तरीके से हमें 26 के जो अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे, 2 और 13। इसी प्रकार हम 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 से हम भाग देते हैं। तो 7 का जब भाग देंगे तो 13 7 91 आता है, और फिर 13 का भाग चला जाएगा, तो 13 एकम 13। तो इस तरीके से हमें 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 13 मिलते हैं, और 91 के 7 और 13। हमें यहाँ से HCF ज्ञात करना है, तो हम पिछले वीडियो भाग 1 को जरूर देखना इस वीडियो को देखने से पहले। तो हमें क्या करना है, HCF निकालना है 26 और 91 का। तो HCF इन दोनों नंबरों में, दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ होता है वह इन संख्याओं का क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ देखें तो यहाँ पर उभयनिष्ठ 13 है, इसलिए इसका HCF क्या होगा, 13 होगा। और यदि हम LCM की बात करें तो LCM के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं हैं में हम देखते हैं 13 जो उभयनिष्ठ है उसको हम 1 बार लेते हैं, और बाकी जो संख्याएं हैं उनको भी हम LCM में लेते हैं। इसलिए हम इनका गुणा कर लेंगे, तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। तो इस तरीके से हमें HCF मिल जाएगा 13 और LCM मिल जाएगा 182। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था इसके उत्तर की हमें जांच करना था, तो हम इसके उत्तर की जांच करते हैं। चूंकि हम जानते हैं उत्तर की जांच जब हम करते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि A क्रॉस B हमने बताया था क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो 26 पहली संख्या है, दूसरी संख्या 91 का गुणा HCF 26 से 91 का और LCM 26 से 91 का। तो 26 और 91 का जब हम गुणा करेंगे तो आता है हमें 2366, 2366, और हमें HCF 13 दिया गया है और LCM हमें 182 दिया गया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों पक्ष हमारे क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा LCM है और जो हमारा HCF है दोनों ही सही हैं। तो संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे कि हमने अभी गुणनखंड निकाले थे इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, 2 और 3 निकलेंगे, यहाँ से हम देख लें। और हम 72 के यदि हम देखना चाहें अभाज्य गुणनखंड, 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग देंगे तो 36 आ जाएगा, 36 में पुनः 2 का भाग देंगे तो 18 आ जाएगा, 18 में 2 का पुनः भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, और क्या हो जाएंगे, 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 3 एकम 3 हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से 120 का यदि हम बात करें तो 120 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 का भाग देंगे 60 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 30 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 15, तो 3 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिलते हैं, 2 गुणे 3, 72 के क्या मिलते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणित 3 अर्थात 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 3 के ऊपर 2 की घात। और यहाँ 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिलते हैं कि 2 के ऊपर 3 की घात, 2 कितने बार आया 3 बार, और 3 एक बार आया 1 की घात, और 5 एक बार आया तो 1 की घात। तो इस तरीके से हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो एचसीएफ में हम इन तीनों में कॉमन देखेंगे कि जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा वो इसका क्या होगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 6 है इसमें 2 कॉमन है, 72 में भी 2 है, और इसमें भी 120 में भी 2 है। लेकिन हमने पढ़ा था कि एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, जो हमें घातें दी गई होती हैं अभाज्य गुणनखंडों की, उनकी न्यूनतम घात को हम एचसीएफ में लेते हैं। इसलिए यहाँ पर 6 में 2 के ऊपर 1 की घात है और बाकी में 3 की घात है। तो यहाँ एचसीएफ जब निकालेंगे तो घात हम 1 लेंगे, तो 2 के ऊपर 1 की घात लेंगे, और यहाँ पर 3 के ऊपर 1 की घात है, यहाँ 3 के ऊपर 2 की, 3 के ऊपर 1 की, तो यहाँ से 3 के ऊपर 1 की घात आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें एचसीएफ 3 दूनी 6 प्राप्त हो जाएगा। हम इसका एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, जो उभयनिष्ठ होता है उसको हम क्या करते हैं, एक बार लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर घातों के रूप में जब हमारे अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं तो हमारा एलसीएम की जो परिभाषा होती है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो भी उच्चतम घात के अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनको हम एचसीएफ के अंतर्गत लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 के ऊपर 3 की घात जो है अधिकतम घात है, इसलिए 2 के ऊपर 3 की घात आ जाएगी। यहाँ 3 के ऊपर अधिकतम घात 3 के ऊपर 2 की घात है, इसलिए 3 के ऊपर 2 की घात आ जाएगी। और यहाँ पर क्या है 5, तो 5 को भी हम लेंगे। तो इस तरीके से हम यदि इनका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 360। हम पहले भी बता चुके हैं कि अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 4। तो इस तरीके से हमने 4 प्रश्नावली के लिए 4 कॉन्सेप्ट के वीडियो बनाए हुए हैं, उनको जरूर देखना है, फिर इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना। यहाँ चौथा क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 306। जो एचसीएफ है 306 और 657, मतलब 2 संख्याएं जो 306 हैं और 657 हैं, इनका हमें एचसीएफ 9 दिया है। तो पूछा है कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो हमें एचसीएफ दिया है, हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले तो दिया है एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ हमें 9 दिया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो संख्याएं हैं वो क्या है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 306, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 657। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना। चूंकि हम जानते हैं, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं ए और बी हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं ए और बी की और एचसीएफ की, तो यहाँ से हम एलसीएम को फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से 22,338 जो है हमारा इन 2 नंबरों का एलसीएम ज्ञात हो जाता है। 5वां क्वेश्चन है, बताइए कि 13/3125 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो इस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में समझा चुके हैं, एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। हम यहाँ हमें क्या दिया है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको p/q के रूप में लिख लिया। यहाँ पर हम देखें p का वैल्यू कितनी है 13 और q की वैल्यू कितनी है 31/25। तो यहाँ पर हम जानते हैं, चूंकि ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट जो वाला वीडियो है उसमें जरूर आप देखना, तो इस क्वेश्चन को आपको आसानी से समझ जाएंगे। तो इसमें जो q है, हम q के अभाज्य गुणनखंड को निकालते हैं। तो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी है 31/25 है, इसलिए हम यहाँ पर q के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 31/25 के। तो हमें क्या प्राप्त होता है 5 × 5 × 5 × 5 × 5, अर्थात 5 बार 5 आया हुआ है। तो यहाँ पर हम 5 के ऊपर 5 की घात है, हमने बताया था यदि q का मान 2 की घातों के रूप में या 5 की घातों के रूप में या 2 की घातों के और 5 की घातों के गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो वह दी गई परिमेय संख्या शांत दशमलव होती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें 5 के ऊपर 5 की घात है, तो इसको हम 2 के ऊपर 0 की घात लिख सकते हैं।
2 के ऊपर 0 की घात लिख सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 2 के ऊपर 0 की घात, 5 के ऊपर 5 की, तो हम कह सकते हैं जो q है हमारा 2 के ऊपर n की घात और 5 के ऊपर m की घात के रूप का है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या क्या है, शांत दशमलव है। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है कि संख्या 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो यहाँ 12 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे 12 के, 2 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 का भाग चले जाएगा 3 बचेगा और 3 में 1 का जाएगा। तो इस तरीके से 2 गुणे 3 अर्थात 2 बार आया है, इसलिए हम 2 के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं और 3 एक बार आया तो 3 के ऊपर 1 की घात लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 5, 3 का भाग देंगे 5 बार और 5 में 1 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, 3 के ऊपर 1 की घात गुणित 5 के ऊपर 1 की घात। इसी तरीके से 21 में हम सबसे पहले 3 का भाग देंगे तो 3 7 21 और 7 में 7 का ही भाग जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, 3 गुणित 7, तो 3 के ऊपर 1 की घात, 7 के ऊपर 1 की घात। तो हमें यहाँ पर HCF ज्ञात करना है तीनों संख्याओं का। तो हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है और जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उसमें न्यूनतम घात क्या है, तो हम उसको देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 है 12 में, लेकिन 15 और 21 में 2 नहीं है, लेकिन 12, 15, 21 में 3 उभयनिष्ठ है और इसकी घात भी क्या है, 1। तो यदि क्वेश्चन में HCF पूछा गया तो HCF बताना है, यदि LCM भी पूछा जाता है तो LCM भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ LCM जो है 12, 15, 21 का क्या जाएगा, यहाँ पर 2 के ऊपर 2 की घात है, ले लेंगे, 3 के ऊपर 1 की घात है, वो ले लेंगे, क्या बचा 5 और 7 और 5 और 7, और इनका आपस में गुणा भी कर सकते हैं या फिर इसी तरीके से लिख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। जो हमें ये संख्याएं दी गई हैं, यदि हम इनका HCF ज्ञात कर लें तो जो HCF होगा वही इन स्तंभों की संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF 616 और 32 का यूक्लिड विभाजन विधि से हम इनका क्या करते हैं, HCF ज्ञात कर लेते हैं, या फिर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रश्नावली में हमें यूक्लिड विभाजन विधि से बताया गया है, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम भाग 1 में बता चुके हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे तो 616 बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम 32 में 19 का गुणा करते हैं तो 608 हो जाता है, और 608 में हम 8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 616 हो जाएगा। तो हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा स्टेप। लेकिन यहाँ पर आर का मान क्या है, 8, जो 0 नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को हम और आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बी का मान था 32, हम उसको 1 मान लेते हैं। तो ए मानेंगे तो हमें मालूम है चूँकि 8 चौको 32 होता है, तो 8 में हम 4 का गुणा करेंगे, 8 चौको 32, तो आर का मान यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। हम क्या करेंगे, उसमें 0 जोड़ेंगे, 32 बराबर 32 हो गया क्योंकि। तो इस तरीके से हमें HCF जो है दोनों संख्याओं का क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी, जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। जिसमें वे मार्च कर सकते हैं ऐसे स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी, वो क्या होगी, 8 होगी।